नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आपके लिए एक नई लव स्टोरी लेकर फिर से आ गई हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बात है सालू, क्यों सुस्त नज़र आ रही हो। ऑफिस से लौटते राजेश को मेरी उदासी पहचानने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगा। आज एक बुरी खबर सुनने को मिली है। मेरी आंखों में आंसू भर आए। कैसी बुरी खबर। वे फौरन चिंता से भर उठे। आपको मेरी सहेली वंदना याद है। हाँ याद है। वो बहुत बीमार है, शायद ज़्यादा दिन न जिए। मैंने उन्हें रूंधे गले से जानकारी दी। वेरी सैड, सिर्फ ये 2 शब्द बोलकर उन्होंने जब सही सा अफसोस जताया और जूतों के फीते खोलने में लग गए तो मुझे गुस्सा आ गया। आप इस बारे में और कुछ नहीं जानना चाहेंगे। भावावेश के कारण मेरी आवाज़ कांप रही थी। तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन सुन कितने अजीब ढंग से रहे हो। अरे मैं उस वंदना की बात कर रही हूँ जिससे आप शादी के बाद घंटों बतियाते थे, जो बिल्कुल घर की सदस्य बनकर यहाँ सुबह से रात तक रहा करती थी। आज करीब 15 साल बाद मैं आपकी उस लाडली साली की दुख भरी खबर सुना रही हूँ और आप सिर्फ वेरी सैड कह रहे हो। मैं गुस्से से फट पड़ी। मैं और क्या कहूँ सालू, जीना मरना तो इस दुनिया में चलता ही रहता है। उन्होंने भावहीन लहजे में जवाब दिया। आप ऐसी दार्शनिकता किसी और मौके पे बघारना। मेरा मन वंदना से मिलने का कर रहा है। उसकी इतने सालों से कोई खबर नहीं की और आज मिली है तो एक ऐसी बुरी खबर मिली है। मेरा गला फिर से भर आया। क्या करोगी उससे मिलकर। ये आप ऐसा अजीब सा सवाल पूछ रहे हैं। अरे वो मेरी सबसे प्यारी सहेली है। उस प्यारी सहेली ने पिछले 15 सालों में तुम्हें न कभी फ़ोन किया, न चिट्ठी लिखी, न ही कभी मिलने आई। इस कारण मेरे दिल में उसके लिए बसे प्यार और दोस्ती के भाव रत्ती भर कम नहीं हुए हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, जो इंसान अब ज़्यादा जिएगा ही नहीं, उससे मिलकर मन को दुखी करने का क्या फ़ायदा। यह फ़ायदे नुकसान की बात ही नहीं है। मेरा दिल उससे मिलना चाह रहा है और मैं जाऊंगी। बच्चों के एग्ज़ाम अगले महीने हैं और आगामी सोम और मंगल को उनके स्कूल में छुट्टी है। हम शनिवार को निकलेंगे और मंगल तक लौट आएंगे। लेकिन उनकी देखभाल वे अपनी चाची के पास रहेंगी। मैंने नीतू से मोबाइल पे बात कर ली है। देखो ये जिद, प्लीज़ राजेश, मुझे वंदना से मिलना ही है। मेरे आंसुओं के सामने उन्होंने हथियार डालते हुए कह दिया। ओके, हम शनिवार को रात को निकलेंगे। मैं ट्रेन की टिकट बुक करा देता हूँ। कहकर वे मुझे ड्राइंग रूम में अकेला छोड़कर कपड़े बदलने बेडरूम में चले गए। मेरे दोनों बेटों का ट्यूशन से लौटने में अभी वक्त था। मैं थकी हारी सी आंखें मूंदकर वहीं बैठी बैठी वंदना की यादों में खो गई। वरना मेरी बचपन की सहेली थी। हमारे घर आसपास ही थे, इसलिए हम साथ साथ खेल और पढ़कर बड़े हुए थे। राजेश को मेरे लिए मेरे मम्मी पापा ने ढूंढा था। मेरी सास बीमार रहती थी और घर का सारा काम करने की जिम्मेदारी मुझे ही बड़ी संभालनी पड़ी थी। मैंने बीएड में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा शादी के पहले दे रखी थी। शादी के बाद मुझे परीक्षा में सफल हो जाने का समाचार मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वंदना ने मेरा साथ न दिया होता तो मैं कभी बीएड न कर पाती। मुझे पूरे साल भर तक रोज़ कॉलेज जाने के अलावा घर लौटकर भी बहुत पढ़ना लिखना पड़ता था। वंदना रोज़ मेरे घर आ जाती। मेरे घर के कार्यों में नहीं बल्कि कॉलेज से मिले असाइनमेंट पूरे करने में भी हाथ बटाती। मेरी सास उसकी बहुत तारीफ करती। राजेश से वह जल्दी ही खूब खुल गई थी और जीजा साली की नोक-झोंक के चलते हमारे घर का माहौल बड़ा खुशनुमा हो गया था। मेरा बीएड का रिजल्ट बड़ा अच्छा रहा। इस खुशी के मौके पर मैंने वंदना को बड़ा सुंदर और कीमती सूट उपहार में दिया। मैंने बीएड के बाद एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। वंदना पहले की तरह रोज़ तो नहीं, पर सप्ताह में 2-3 बार जब भी हमसे मिलने आ जाया करती थी। राजेश के साथ फ़ोन पर किसी भी विषय पर लंबी लंबी चर्चा करती। बहुत शुक्र था कि इन दोनों के बीच फ़ोन पर बातें मुफ्त में होती थीं, क्योंकि राजेश ने एक ख़ास स्कीम फ़ोन कंपनी से ले रखी थी।
वे ऐसा न करते तो इन दोनों की गपशप का बिल हर महीने हजारों रुपए आता। उन दिनों मोबाइल का रेट कुछ ज़्यादा था। वह राजेश को लैंडलाइन पर नहीं, मोबाइल पर फ़ोन करती थी। मेरी शादी के करीब 2 साल बाद वंदना का रिश्ता उसकी मम्मी ने तय किया। उसके पापा की हार्ट अटैक से मौत हुई जब 6-7 साल का समय बीत चुका था। लड़का अच्छा था, उसका घरबार भी सब ठीक था, पर उन दोनों की शादी तय करी गई तारीख से केवल 5 दिन पहले टूट गई। वंदना और उस लड़के के बीच न जाने क्या घटा जो वह शादी न हो सकी। दोनों तरफ के लोगों ने बहुत पूछा, पर शादी टूटने का सही कारण न वंदना ने किसी को बताया, न उस लड़के ने। वह इस विषय पर मेरे सामने भी चुप्पी साध लेती थी। लोगों को तरह तरह की अफवाहें उड़ाने का मौका मिल गया। तब वंदना ने अपने ननिहाल के शहर मेरठ शिफ्ट करने का फैसला किया। अपनी शादी टूटने के करीब 3 महीने बाद वह अपनी माँ के साथ मेरठ चली गई, फिर कानपुर शिफ्ट हो गई। तब से उसके और हमारे बीच संपर्क खत्म हो गया। शुरू में 2-4 बार टेलीफोन पर बात होती थी, पर मुझे ऐसे अवसरों पर साफ महसूस होता कि वह अनमनी होकर मुझसे बातें करती है। वंदना बदल गई है। उसके दिल पर शादी टूट जाने से गहरा जख्म लगा है। बहुत कटी कटी सी बोलती है फ़ोन पर। मैं उन दिनों राजेश से अक्सर ऐसी शिकायतें दुखी मन से किया करती, पर ये मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लगभग 15 साल बीत गए थे वंदना को दिल्ली छोड़े। अब वह कानपुर में गंभीर रूप से बीमार पड़कर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। इतने लंबे समय में उसके जीवन में क्या क्या घटा, इसकी कोई जानकारी मेरे पास नहीं थी। शनिवार को हम दोनों गाड़ी से चल दिए। सारे रास्ते मैंने वंदना को याद करते हुए कई बार आंसू बहाए। अपनी सीट पर बैठे हुए जिस अंदाज में राजेश बार बार करवट बदल रहे थे, उससे यह साफ जाहिर हो रहा था कि वे भी कुछ बेचैन हैं। स्टेशन से पहले ही उन्होंने किसी को मोबाइल से कहा, 5 मिनट में बाहर आते हैं। कानपुर स्टेशन के बाहर आने के बाद जिस बात ने मुझे बड़ा हैरान किया वह थी एक ऑटो रिक्शे वाले का राजेश को सलाम करना और बिना हमसे पूछे हमारा बैग उठाकर अपने रिक्शा की तरफ बढ़ जाना। यह ऑटो वाला आपको कैसे जानता है? मैंने अचंभित स्वर में पूछा। तो राजेश गंभीर अंदाज में मेरा चेहरा ध्यान से देखने लगे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। उन्हें हिचकिचाते देख मैंने उन पर दबाव डाला। सालू, तुम वंदना से मिलना चाहती हो ना? उन्होंने संजीदा लहजे में मुझसे पूछा। हम यहाँ इसीलिए तो आए हैं। उनका सवाल सुनकर मेरे मन में अजीब सी उलझन के भाव उभरे। हाँ, और अब तो मेरी एक प्रार्थना पर ध्यान दो प्लीज़। आगे आगे जो घटेगा उसे लेकर तुम्हारे मन में कई तरह की भावनाएं और सवाल उभरेंगे। तुम कृपा करके उन्हें अपने मन में ही रखना। आप ऐसी अजीब सी बंदिश क्यों लगा रहे हैं मुझ पर? क्योंकि कुछ सवालों के जवाब दिए नहीं जा सकते। शब्दों से मनोभावनाओं को व्यक्त करना हमेशा संभव नहीं होता। उन्हें व्यक्त करने का प्रयास पीड़ादायक होता है और सुनने वाला कहीं अर्थ का अनर्थ लगा ले तो स्थिति और बिगड़ जाती है। सालू, मेरी समझ में तो आपकी कोई बात नहीं आ रही है। मैं परेशान हो उठी। ऑटो वाले ने 20 मिनट बाद हमें खन्ना नर्सिंग होम की ऊंची सी इमारत तक अपने आप पहुंचा दिया। फिर गेट पे खड़ी वॉचमैन ने राजेश को परिचित अंदाज में सलाम किया। रिसेप्शनिस्ट भी उन्हें पहचानती थी। उस नर्सिंग होम के मालिक डॉक्टर सुभाष ने मुझे अपना परिचय राजेश के बचपन के दोस्त में रूप में दिया। वहाँ की सिस्टर और आयाएं की मुस्कान साफ दर्शा रही थी कि वे सब राजेश को अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। मेरी जानकारी में राजेश कभी कानपुर नहीं आए थे, लेकिन इन सब बातों से मेरे लिए अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं था। यहाँ मुझसे छिपाकर वे आते रहे हैं।
उन्हें अपनी कंपनी के काम से अक्सर टूर पर जाना पड़ता है। मेरी जानकारी में आए बिना उनका यहाँ आना कोई मुश्किल काम न था। मुझसे क्यों छिपाते रहे आप यहाँ अपना आना? मैं राजेश से सवाल पूछना चाहती थी, पर उन्होंने तो पहले ही कई सवाल पूछने पर बंदिश लगा दी थी। मुझे डॉक्टर सुभाष के पास छोड़कर राजेश बिना कुछ कहे कक्ष से बाहर चली गई। डॉक्टर साहब ने मेरे लिए चाय मंगवाई और फिर मुझसे बात करने लगे। राजेश को मैं सालों से जानता हूँ, पर ऐसे हीरा इंसान है इसका अंदाज़ा मुझे पिछले 1 साल में ही हुआ। भाभी जी, उनकी आंखों में मैं अपने दोस्त के लिए गहरे सम्मान के भाव मौजूद थे। मेरी समझ में नहीं आया कि वे राजेश को हीरा कह रहे हैं, सो मैं खामोश रही। वैसे मैं सारे मामले की समझने के लिए बहुत उत्सुक थी, उनके आगे बोलने का इंतज़ार कर रही थी। आजकल कौन किसी के काम आता है भाभी जी? सचमुच अपना राजेश अनूठा इंसान है। ज़रूर आपने ही उसे इतना ज़्यादा बदल दिया है। मेरी प्रशंसा कर वे हंस पड़े तो मुझे भी मुस्कुराना पड़ा। राजेश वंदना के इलाज का सारा खर्चा उठाकर बड़ी इंसानियत का काम कर रहा है। मैं भी जितनी रियासत कर सकता हूँ कर रहा हूँ, पर वह भी दवाइयाँ महंगी होती हैं। आपकी सहेली के इलाज में 1.5-2 लाख का खर्चा तो ज़रूर हो चुका होगा। आप लोगों का यहाँ का हर कर्मचारी और डॉक्टर राजेश की बड़ी इज्जत की नज़रों से देखता है भाभी जी। यह दर्शाए बिना कि मैं इस सारी जानकारी से अनजान हूँ, मैंने वार्तालाप को आगे बढ़ाने के लिए पूछा, अब वंदना की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है भाभी जी, जो कुछ हो सकता है हम कर रहे हैं, पर ज़्यादा लंबी गाड़ी नहीं खींचेगी उसकी। ऐसा मत कहिए प्लीज़, मेरी आंखों से आंसू बह चले। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा भाभी जी। अस्थमा ने उसके फेफड़ों को इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब उसका हृदय भी फेल होने लगा है। उसने बहुत कष्ट भोग लिया, अब उसे छुटकारा मिल ही जाना चाहिए। मुझे उससे मिलवा दीजिए प्लीज़। डॉक्टर सुभाष के आदेश पर एक वार्ड बॉय मुझे वंदना के कमरे तक छोड़ आया। मैं अंदर प्रवेश करती उससे पहले ही राजेश बाहर आए। जाओ मिल लो अपनी सहेली से, उन्होंने थके से स्वर में मुझसे कहा और फिर मेरा माथा बड़े भावुक अंदाज में चूमकर वहाँ से चले गए। मैंने वंदना को बहुत मुश्किल से पहचाना। उसका चेहरा और बदन सूजा सा नजर आ रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, उसे तकलीफ पहुंचा रही थी। सालू, तूने बड़ा अच्छा किया जो मुझसे मिलने आ गई। बड़ी याद आती थी तू, कभी कभी तुझसे बिना मिले मर जाती तो मेरा मन बहुत तड़पता। मेरा स्वागत यूँ तो उसने मुस्कुराकर कर दिया, पर उसकी आंखों में आंसू भी बहने लगे। मैं उसके पलंग पर ही बैठ गई। बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तो उसकी छाती पर सिर रखकर एकाएक बिलखने लगी। इतनी दूर से यहाँ क्या सिर्फ रोने आई है पगली? अरे कुछ अपनी सुना, कुछ मेरी सुन। ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास गपशप करने का। मुझे शांत करने का यूँ प्रयास करते करते वो खुद भी आंसू बहाए जा रही थी। तू कभी मिलने क्यों नहीं आई मुझसे? अपना ठिकाना क्यों छिपा कर रखा? मैं तेरा दिल्ली में इलाज कराती, तू तो बड़ी जल्दी ठीक हो जाती वंदना। मैंने रोते रोते उसे अपनी शिकायत सुना डाली। यह अस्थमा की बीमारी कभी जड़ नहीं छोड़ती है सालू। तू मेरी छोड़ अपनी सुना, मैंने सुना है अब तू शांत किस्म की टीचर हो गई है। बच्चों की पिटाई, उन्हें जोर से डांटना बंद कर दिया है तूने। उसने वार्तालाप का विषय बदलने का प्रयास किया। किससे सुना है ये सब तूने वंदना? मैंने अपने आंसू पहुँचे और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से सहलाने लगी। जीजा जी, तुम्हारी और सोनू मोनू की ढेर सारी बातें मुझे हमेशा सुनाते रहते हैं। जवाब देते हुए उसकी आंखों में बेचैनी के भाव बढ़ते हुए साफ साफ दिखे। वे यहाँ कई बार आ चुके हैं। हाँ, कई बार मेरा सारा इलाज वे ही। क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने मुझे अपने यहाँ आने की, तुम्हारी बीमारी और इलाज कराने की बातें कभी नहीं बताई? हाँ मुझे पता है। क्यों किया उन्होंने ऐसा? मैं क्या तुम्हारा इलाज कराने से उन्हें रोक देती? मुझे अंधेरे में क्यों रखा उन्होंने? यह सवाल पूछते हुए मैं बड़ी पीड़ा महसूस कर रही थी। तुमने कुछ न बताने का फैसला जीजा जी ने मेरी इच्छा के खिलाफ जाकर कर लिया सालू। पर क्यों किया उन्होंने ऐसा फैसला? उनका मत था तुम शायद उनके एक्शन को समझ नहीं पाओगी। उनका विचार था कि तुम्हारे इलाज कराने के उनके कदम को क्या मैं नहीं समझ पाऊंगी? हाँ, और मुझसे बार बार मिलने आने की बात को भी। वंदना का स्वर बेहद धीमा और थका सा हो गया। कुछ पलों तक सोच विचार करने के बाद मैंने झटके से पूछा, अच्छा यह बताओ तुम जिया साली कब से एक दूसरे से मिल रहे हो? एक गहरी सांस छोड़कर वंदना ने बताया, करीब साल भर से। फिर टूर पर बनारस आए हुए थे
वहाँ से वे अपने सहयोगी के बेटे की शादी में बारात के साथ यहाँ कानपुर आए थे। यहीं अचानक इस नर्सिंग होम में हमारी मुलाकात हुई थी। वे अपने पुराने दोस्त डॉक्टर सुभाष से मिलने आए थे और तब से लगातार यहाँ तुमसे मिलने आते रहे हैं। हाँ, वे साल भर में 8-10 चक्कर यहाँ के लगा ही चुके होंगे। उनका भेजा कोई न कोई आदमी तो मुझ पर मिलने हर महीने ज़रूर आता है। क्यों? यहाँ का बिल चुकाने, मुझे ज़रूरत की रुपए देने में, कोई जॉब करने में असमर्थ हूँ ना। मुझ बीमार बोझ जीजाजी ही उठा रहे हैं सालू। अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी और एक ही झटके से सारा माजरा मुझे समझ आ गया। तुम्हारा और तुम्हारे जीजाजी का अफेयर चल रहा है ना। मुझसे छिपाकर तुमसे मिलने का, तुम्हारी बड़ी आर्थिक सहायता करने का और कोई कारण तो हो ही नहीं सकता। वंदना मारे उत्तेजना के मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आंसू भरी आंखों से अब बस मेरा चेहरा निहारती रही। मेरा अंदाज़ा ठीक है ना? मेरी शिकायत से भरी आवाज़ ऊंची हो उठी। पल भर में मेरी आंखों पे बरसों से पड़ा पर्दा उठ गया। मेरी सबसे अच्छी सहेली और मेरे पति के साथ अफेयर हो तब से ही शुरू हो गया जब मैं बीएड करने में व्यस्त थी और तुम मेरे हक पर चुपचाप डाका डाल रही थी। तुमने शादी क्यों तोड़ी? अब तो यह भी मैं आसानी से समझ सकती हूँ। तब कितनी आसानी से तुम दोनों ने मेरी आंखों में हाथ धूल झोंक दी थी। न रो और गुस्सा कर सालू। तेरा अंदाज ठीक है, पर तेरे हक पर मैंने कभी डाका नहीं डाला। कभी वैसी भयंकर भूल मैं न कर बैठूं, इसलिए मैंने दिल्ली छोड़ दी थी। हमेशा के लिए तुम दोनों की ज़िंदगियों में से निकलने का फैसला कर लिया था। मुझे गलत मत समझ प्लीज़। जीजा जी बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारे भी जीजा साले का हंसी मजाक से भरा रिश्ता पहले अच्छी दोस्ती में बदला और फिर प्रेम में। हम दोनों के बीच दुनिया के हर विषय पर खूब बातें होती। हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए थे। हमारे आपसी संबंधों की मिठास और गहरी ऐसी ही थी जैसे जीवन साथियों के बीच होनी चाहिए। फिर मेरा रिश्ता तय हुआ, पर मैंने अपने होने वाले पति की जीजाजी से तुलना करने की भूल कर दी। जीजाजी की तुलना में उसके व्यक्तित्व का आकर्षक कुछ भी न था। मैंने जीजाजी के दिल में बसाकर कैसे उसकी जीवन संगनी बनने का ढोंग करती। अतः मैंने शादी तोड़ना ही बेहतर समझा और तोड़ भी दी। जीजाजी मुझे मिल नहीं सकते थे कि वे तो मेरी बड़ी बहन के जीवन साथी थे। तब मैंने भावुक होकर उनसे खूबसूरत यादों के सहारे अकेले और तुमसे दोनों से दूर जाने का फैसला किया और दिल्ली छोड़ दी। मैं तो कभी तुम दोनों से न मिलती, पर कुदरत ने साल भर पहले मुझे जीजाजी से अचानक मिला दिया। तब तक अस्थमा ने मेरे स्वास्थ्य का नाश कर दिया था। माँ के गुजर जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली थी। आर्थिक तंगी और जानलेवा बीमारी का सामना कर रही थी। जीजा जी के साथ मैंने उनके प्रेम में पड़कर बरसों पहले अपनी ज़िंदगी के सबसे सुंदर 2 साल गुजारे थे। उन्हें भी वो खूबसूरत समय याद था। मुझे धन्यवाद देने के लिए उन्हें साल भर से मेरी सारी जिम्मेदारी उठाने का बोझ अपने ऊपर ले रखा है। मैं बदले में उन्हें हंसी खुशी के बजाय सिर्फ चिंता और परेशानियां ही दे सकती हूँ। यह सच है कि 15 साल पहले तेरे हिस्से से चुराए समय को जीजाजी के साथ बिताकर मैंने सारी दुनिया की खुशियाँ को सुख पाए थे। अब भी तेरे हिस्से का समय ही तो मुझे देकर मेरी देखभाल कर रहे हैं। तेरे इस एहसान को मैं ज़िंदगी में तो क्या, मरने के बाद भी कभी नहीं चुका पाऊंगी। देर तक बोलने के साथ साथ रो भी पड़ने के कारण उसकी सांसें बुरी तरह से उखड़ गई थीं। मैंने उसे छाती से लगाया और रो पड़ी। मैंने इन आंसुओं के साथ मेरे मन में राजेश और उसे लेकर पैदा हुई शिकायत, नाराज़गी और गुस्से के भाव जड़े जमाने की तरह पहले ही बह गए थे। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी के बारे में हमें कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।